अतमजीत सर, मैं एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस पर। ये जो हमने सवाल उठाया, जो सवाल मैंने सबसे आखिर में उठाया इस चीज को लेकर के कि क्या हमारा वोट जो है वो पैसे के दम पर खरीदा जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर अब पैसे, जो योजनाएं घोषित की जा रही हैं एक के बाद एक, हर वर्ग के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा देने का वादा किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सियासी दल हो। तो क्या हमारा वोट जो है खरीदने की तैयारी होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में ये जो परंपरा है वो कैसे चलेगी, किसके लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसान। बहुत संक्षेप टिप्पणी, फिर हम आगे बढ़ाएंगे उसको। जी नमस्कार राम प्रकाश राय जी और तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जो आपने बात उठाई ये मुद्दा बिल्कुल सही है और उसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेटों में इलेक्शन है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार आई थी उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इवन छत्तीसगढ़ में धान का रेट 1500 रुपये भी नहीं था। धान का रेट आज भी कई जिलों में यूपी में 1200-1300 है, उत्तर प्रदेश में। और ये धान जो है ट्रकों के जरिए हरियाणा पंजाब ले जाया जाता है, जहाँ पे 1800-2000 रुपये मिल रहे। अभी CACP जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट अकाउंटिंग करती है, उसने A2+ 50% फॉर्मूले पे गेहूं का रेट 2250 या 2270 रुपये दिया। ये जो अक्टूबर में महीने में बात हुई, और बीजेपी की सरकार ने उसका नगाड़ा ढिंडोरा पीटा कि 2 से 7% हमने किसानों की आय बढ़ा दी है। और उसमें गेहूं का रेट जो है पहले 2000 रुपये था, वो हमने 2100 किया, 2270 रुपये कर दिया। आपको पता है कि यूक्रेन रशियन वॉर में जब 3500 रुपये से 4000 रुपये गेहूं बिक रहा था, तो वही किसान का गेहूं जो है वो 2000 रुपये में भी आड़ती नहीं खरीद रहा था, और FCI का रेट भी 2074 या 2075 रुपये था। उन्होंने मात्र 100-150 रुपये रेट बढ़ा के ये कह दिया हमने 7% गेहूं का रेट बढ़ाया है। अब क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में क्या हुआ, पहले कांग्रेस ने ये कहा कि हमने 2640 रुपये रेट जो धान का है उसको हम इलेक्शन खत्म होते ही 3000 रुपये तक ले जाएंगे। और फिर मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस किया कि हम जो गेहूं का रेट है वो 2600 रुपये देंगे इलेक्शन जीतते ही। तो 2270 रुपये से 2600 रुपये का रेट, अगर इस तरीके से रेट बढ़ने, तो मैं तो कहता हूं किसानों का फायदा, हर साल इलेक्शन कराइए, हर साल 300-400 रुपये रेट बढ़ना चाहिए। फिर ये CACP, कॉस्ट अकाउंटिंग, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इन सबको छुट्टी कर देनी चाहिए। आपको इन लोगों को रखना ही नहीं चाहिए, ना आपको कोई NSO का डेटा निकालना चाहिए, ना आपको CACP का डेटा निकालना चाहिए, ना आपको कोई कमीशन बैठाना चाहिए स्वामीनाथन का, जो आज 25 साल से C2+50 फॉर्मूले की कवायद कर रहा है। यहाँ तो रातों रात रेट बदल रहे हैं, 2100 का 2500 हो रहा है, 2500 का। फिर क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था, फिर फ्राइडे को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि अब जो है हम ये करेंगे कि आज जैसे ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हम धान का रेट 3150 रुपये कर देंगे। बताइए, यहाँ बोली लग रही धान की। पहले 2000 से पैसे 2500 रुपए करने में एक इलेक्शन लगा, और इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन के अनाउंसमेंट आते ही उसका रेट 3100 रुपए हो गया। गेहूं का रेट जो हम 2600 कांग्रेस की सरकार कह रही थी मध्य प्रदेश में देंगे, हम 3000 रुपए देंगे। तो ये तो पब्लिक के पैसे से खेला खेल जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वो अपना रोड शो करते हैं, वो अपने रोड शो में अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अगले 5 साल तक राशन फ्री देंगे। मजे की बात यह है कि ना उसको पास कराया गया, ना कोई कैबिनेट की कमेटी बैठी, ना किसी इंडिपेंडेंट संस्थान की कोई रिकमेंडेशन ली गई, ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बुलाया गया, और सीधे कह दिया गया कि हम 5 साल के लिए राशन फ्री कर देंगे 80 करोड़ लोगों को। ये 80 करोड़ लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, या जाति जनगणना के हिसाब से जो लोग माने गए कि इस तरीके से ये जो है ये पूरे ऑफ द पुअर हैं और इनको राशन दिया जाना चाहिए? अगर आप बिहार की जनगणना लें तो उसमें 33% जो है वो जो ओबीसी का क्राइटेरिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ओबीसी हैं, उसमें 33% लोगों को उन्होंने बताया कि गरीब हैं। अगर उस धारणा से चलें तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? फिर उसी परसेंटेज के हिसाब से गरीब लोगों को राशन दिया जाना चाहिए। बिहार में 90% लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? तो ये पब्लिक मनी से जो खिलवाड़ किया जा रहा है। और फिर आपने देखा जितनी भी स्कीमें सरकार की हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो आवास विकास योजना हो, उन योजनाओं में एक एक नंबर पे 17-17, 18-18 नंबर पाए जाते हैं। तो ये योजनाएं क्या लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं? तो इस तरीके की योजनाएं देकर यह दर्शाता है कि इस देश में प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, टोटल पॉलिटिकल बैंकरप्सी है। ना कोई सामाजिक न्याय की बात करना चाहता है, ना कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाहता है। वो सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक कहता है कि आपने कॉर्पोरेट्स का 14.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, अब मेरी सरकार आएगी तो ये 14.5 लाख करोड़ रुपए हम किसानों और मजदूरों में बांटेंगे। अब ये 14.5 लाख करोड़ जो किसानों और मजदूरों में बांटा जाएगा, ये किसका पैसा है? ये आपके घर में पैसा पड़ा है या पब्लिक का पैसा है? तो जिस तरीके से ये, और फिर कहते हैं कि आपके जीएसटी के पैसे को अदानी को लुटाया जा रहा है, अंबानी को लुटाया जा रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं क्रोनिक
क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। 14.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल के कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, उनकी संपत्तियां जब्त करके आपको पैसा निकालना चाहिए। पर जी। क्या इस तरीके की स्कीम्स देकर, जैसे कि आपने 2100 से 2600 किया, 2600 से 3200 रुपए कर दिया, एक प्रदेश में 1200 रुपए भी धान का रेट नहीं है, और एक प्रदेश में आप जाके कह रहे हैं कि मैं 3200 रुपए दूंगा, और उसके अलावा वो ये कहते हैं 15,000 रुपए एकड़, 15,000 रुपए एकड़ पर किसान मैं एक्स्ट्रा दूंगा। तेलंगाना में 15,000 रुपए एकड़ की बात कर रहे हैं, और 1500 रुपए एकड़ नहीं देते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो इस तरीके से तो फिर ये तो असमानता और बढ़ जाएगी। ये बातें जो हैं, ये सब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचनी चाहिए कि इस तरीके की स्कीमें देकर, इस तरीके के लोगों को लुभाकर, कोई कह रहा है मैं 500 में सिलेंडर दूंगा, तो उसके एवज में कहा जाता है मैं 450 रुपए में सिलेंडर दे दूंगा। हो सकता है कि इलेक्शन आते आते ये कह दें कि हम सिलेंडर ही फ्री कर देंगे, और यही गृह लक्ष्मी योजना के नाम पर कोई बोली लगा रहा है 15,000 रुपए सालाना एक महिला को देने की, कोई 2500 रुपए महीने देने की बोली लगा रहा है। तो इस तरीके से जो ये वोटर्स को ऑफिशियली खरीदा जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन इस पे चुप है। इलेक्शन कमीशन इसलिए चुप है कि इलेक्शन कमीशन के पास दांत ही नहीं कुछ लेने के लिए। प्रधानमंत्री जो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। तो अगर ये फ्री राशन देने की बात की, तो ये फ्री राशन देने की बात क्या उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में की? क्या उसका सैंक्शन लिया? तो सारी चीजों को ताक पर रख के जिस तरीके से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से ये स्कीमें अनाउंस की जा रही हैं, आने वाला समय जो है वो ऐसा आ जाएगा कि हम भी पाकिस्तान की तरह वर्ल्ड बैंक की ओर देखेंगे कि कब हमें पैसा मिले और कब हम वितरण करें। जी जी आतिम जी, सर एक थोड़ा सा इस चीज से अलग, जो बात हम लोग स्कीम्स की कर रहे हैं और गारंटियों की कर रहे हैं, उससे अलग एक सवाल है। जिस तरीके से हमने कर्नाटक के चुनाव में देखा था, तमाम सारे मुद्दों को किनारे कर दिया गया था। एक तरफ कांग्रेस लोकलाइज मुद्दे उठा रही थी, हर जगह जगह के हिसाब से मुद्दे उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बजरंगबली और फिर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने इतनी गालियां उनको दी, कुछ उसी तरीके का सीन एक बार फिर से बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो भाषणों पे सवाल उनके इसलिए उठते हैं कि भाई वो बार बार उन चीजों का जिक्र करते हैं, वो फिर से अब गाली, और यहाँ पर आकर के अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने महादेव को पकड़ लिया है, क्या वो महादेव ऐप की बात करने लग गए। वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई चुनाव तक अब आप आनंद लेते रहिए महादेव का। तो महादेव ऐप का जो कांड है, या फिर राजस्थान के लाल डायरी की बात हो गई, तो ये सब चीजें क्या अभी इन गारंटियों के युद्ध में अभी भी ये चीजें प्रभावी रहेंगी? क्या इसका कुछ असर होगा वोटर्स पे? देखिए रामप्रकाश राय जी, सारी डिबेट में दो मेन पॉइंट्स आते हैं। एक आपने उठाया भी करप्शन का मुद्दा, और उससे पहले जो बाकी वक्ताओं ने बात की किसानों का मुद्दा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जो एफआरपी होती है गन्ने की, वो सेंटर की सरकार तय करती है। जो एसएपी होती है वो स्टेट की सरकार तय करती है। जैसे हरियाणा में 360 रुपए रेट है गन्ने का, उसी तरीके से यूपी में जैसे 350 से ऊपर नहीं जा रहा है, और किसानों की डिमांड है कि वो 400 रुपए होना चाहिए। और अगर हम एफआरपी रिपोर्ट पे चले तो 315 रुपए से ऊपर गन्ने का रेट ही नहीं है। इसीलिए जब वो सीएसीपी की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि जो निर्धारित मूल्य है, चाहे वो धान का हो या गेहूं का हो, वो उन्होंने 2% से लेकर 7% अरहर का, जौ का, बाजरा का, सब उन्होंने 2 से 7% का इजाफा होकर उन्होंने 2250 रुपए, 2270 रुपए गेहूं का कर दिया, 2100 रुपए धान का कर दिया। अब यही सेंटर की सरकार, जिसने सीएपीसीपी की रिपोर्ट पे ऑल इंडिया गाइडलाइंस दी, वो अपने मैनिफेस्टोज में 2600, 2700, 2800 रुपए रेट की जगह 3000 रुपए रेट दे देती है। मतलब जो अगर वो सेंट्रल स्कीम्स दे रही है कि 2100, 2200 रुपए निर्धारित मूल्य होना चाहिए, वो जाके वहां 3000 रुपए रेट घोषित कर रही है, और कांग्रेस उसको देख के कह रही है नहीं हम 3150 कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप चाहे, और दूसरी बात, जो फार्म बिल्स थे वो शुरू से स्टेट की सरकारें कहती आई हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो कोई भी रूट से सेंटर की सरकार फार्म बिल्स नहीं लेके आ सकती, चाहे वो कॉर्पोरेट खेती का हो, चाहे वो मंडी के कानून का हो। इसीलिए किसान जो है सड़क पे उतरे। अब क्योंकि वो स्टेट का मुद्दा है, तो केंद्र की सरकार को फिर सीएपीसीपी रिपोर्ट जो है वो स्टेट्स को दे देनी चाहिए, चाहे वो उनके डबल इंजन की सरकार हो जैसे उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेटों में, वैसे उनको ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को भी दे देनी चाहिए कि उनको ही डिसाइड कर देनी चाहिए कि धान का रेट क्या होना चाहिए, गेहूं का रेट क्या होना चाहिए। तो उसमें सेंटर की सरकार को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो ये डुअलिटी खत्म हो जाएगी। मेरा पहला तो ये कहना है, और इसी बिना पे मैंने अपना डिबेट रखा था। दूसरी बात, जो आपने करप्शन की बात की, अब मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, व्यापम घोटाला हुआ। ये घोटाला आज का नहीं, 2015 का है। 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार है।
40 लोगों की हत्या हो गई, आज तक उस पे कोई सीबीआई रिपोर्ट कंक्लूड नहीं हुई, कोई केस की चार्जशीट फाइल नहीं हुई और कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई। और बहुत बड़ा घोटाला था, कितने लाखों लोगों की रिक्रूटमेंट का वो उसमें इशू था। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र तोमर जी को भेजा गया सेंटर से स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रहलाद पटेल को भेजा गया स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट्स और एक सेंट्रल मिनिस्टर को, 7 लोगों को और 2 पार्टी कार्यकर्ताओं को सेंटर के, उनका 7 लोगों को ये जाके इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, नरेंद्र तोमर जी की एक सीडी, उनके बेटे की बात करते हुए आज भी मेरे ख्याल राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बारे में जिक्र किया कि कभी वो 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, कभी 100 करोड़। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कंचे खेल रहे हैं कि 200 करोड़ यहाँ भेज दो, 150 करोड़ वहां भेज दो, इस अप्रैल में इतने पहले मिलेंगे, अभी आपको इतने करोड़ मिलेंगे, फिर अप्रैल में इतने करोड़ और मिलेंगे। और दूसरा आदमी तो 100 करोड़ रुपए इमीडिएट दे देगा। किस लिए देगा? क्या वो फर्टिलाइजर्स के लाइसेंसेस के लिए देगा, या सीड इंपोर्ट के लिए देगा, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो खाद और बीज बेचती हैं उनकी तरफ से ये पैसा आ रहा है? ये बात तो नहीं क्लियर है। पर एक बात जो सामने आई कि ये सीडी ऑपोजिशन पार्टीज या प्रेस के हाथ कैसे लगी? वहां तो 18 साल से शिवराज की सरकार है, शिवराज साहब की सरकार है, तो ये सीडी कहां से आई? तो कहने सुनने में ये भी आता है कि जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स का जब अटैक होता है तो उसमें ईडी को भेजा जाता है, सीबीआई को भेजा जाता है, आईटी को भेजा जाता है, छापे डाले जाते हैं। जैसे कि अशोक गहलोत की सरकार पे डाले गए, वसुंधरा उसके आपके छत्तीसगढ़ की सरकार पे डाले गए, और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार पे डाले गए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पे दिल्ली और पंजाब में डाले गए। पर जब इनको अपने नेता को डाउन करना होता है तो ये सीडी रिलीज कर देते हैं। बंगारू लक्ष्मण का केस ले लीजिए, या आप ले लीजिए इनका नरेंद्र तोमर साहब का केस, ये सीडी रिलीज कर देते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर खाते भी लोग आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए हैं, नहीं तो ये सीडी कभी बाहर नहीं आती। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इसलिए हो रही हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से। किसी भी पार्टी में, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या वो ऑपोजिशन पार्टीज हो, अगर आप सारी पॉलिसीज को सेंट्रलाइज कर देंगे और 2 ही आदमी डिसाइड करेंगे कि पार्टी जो है इलेक्शंस कैसे लड़नी चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, तो ये सब चीजें आएंगी सामने। और अंतर विरोध का मामला जब बाहर आ जाता है तो फिर लोग एक्सपोज हो जाते हैं, उसमें सरकारों को नुकसान होता है। ये मेरा कहना है। जी जी।